कई महीनों से खगोलविद हमारे सौरमंडल में एक मूक यात्री को गुजरते हुए देख रहे हैं। एक ऐसा अंतरतारकीय आगंतुक जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। 3i एटलस के नाम से जाना जाने वाला यह पिंड आकाशगंगा की सीमाओं से परे अंतरिक्ष की ठंडी और अनंत खाई को पार करते हुए आया था। लेकिन जैसे ही दुनिया इस रहस्यमय पिंड को अलविदा कहने की तैयारी कर रही थी, कुछ अभूतपूर्व घटित हुआ। जैसे ही 3i एटलस सूर्य के सबसे करीब पहुंचा, दुनिया भर की दूरबीनों ने एक ऐसी विचित्र घटना दर्ज की कि सबसे संशयवादी वैज्ञानिक भी अवाक रह गए। इसका प्रकाश बदल गया, इसकी संरचना में परिवर्तन आया और फिर इसने कुछ ऐसा किया जो किसी भी प्राकृतिक वस्तु को पहले कभी करते नहीं देखा गया। आज रात हम जेम्स वेब, हबल और जमीनी वेधशालाओं द्वारा देखे गए इस अद्भुत दृश्य का विश्लेषण करेंगे और यह भी जानेंगे कि हार्वर्ड के सबसे प्रसिद्ध खगोल भौतिकविदों में से एक एविलोए स्वयं क्यों कहते हैं कि यह अनोखी घटना आधुनिक खगोल विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोज साबित हो सकती है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब स्पेन की 2 मीटर की जुड़वां दूरबीन ने 3 एटलस धूमकेतु की 159 तस्वीरें खींची जब वह सूर्य के साथ युति के करीब आ रहा था, यानी पृथ्वी से देखने पर सूर्य के पीछे से गुजर रहा था। उन तस्वीरों में जो दिखा वह अविश्वसनीय था। पदार्थ की एक पतली धारा सीधे सूर्य की ओर जा रही थी। हमने आज तक जितने भी धूमकेतुओं का अध्ययन किया है वे धूल और गैस छोड़ते हैं जिन्हें सौर पवन तारे से दूर धकेल देती है, जिससे एक पूंछ बनती है जो हमेशा बाहर की ओर इशारा करती है। लेकिन यह पूंछ उल्टी थी, मानो सूर्य के प्रभाव में आने के बजाय उसे अस्वीकार कर रही हो। इस खोज की पुष्टि हबल स्पेस टेलीस्कोप और हवाई की केईके वेधशाला दोनों ने तुरंत कर दी। एक ऐसी धुंधली चमक का पता चला जो सूर्य की ओर फैल रही थी, उससे दूर नहीं। किसी धूमकेतु के लिए यह व्यवहार भौतिक रूप से बेतुका है, ठीक वैसे ही जैसे हवा के विपरीत दिशा में धुआं बहता हुआ देखना। इस विसंगति ने न केवल उम्मीदों को चुनौती दी बल्कि सौर भौतिकी के नियमों को भी चुनौती दी। कुछ शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि यह पदार्थ विकिरण दबाव के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है, संभवतः अज्ञात तत्वों या मिश्र धातुओं से बना हो सकता है जो सौर फोटोनों के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। अन्य लोगों ने इससे भी अधिक क्रांतिकारी सुझाव दिया कि यह पूंछ प्राकृतिक नहीं थी बल्कि वस्तु के भीतर ही किसी नियंत्रित तंत्र से निकलने वाला उत्सर्जन थी। जैसे जैसे और अधिक जानकारी प्राप्त होती गई, खगोलविदों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण धूमकेतु नहीं था। 3 एटलस के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के माप मेल नहीं खा रहे थे। इसके पथ के अनुसार इसका वजन इसकी देखी गई गति से कहीं अधिक होना चाहिए था। सरल शब्दों में कहें तो यह अपने दिखने से कहीं अधिक हल्का प्रतीत हो रहा था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसकी घूर्णन गति असामान्य रूप से धीमी थी। यह हर 16 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगाता था, जो सामान्य परिस्थितियों में किसी सामान्य चट्टान या बर्फ के पिंड में संरचनात्मक अस्थिरता का कारण बन सकता है। फिर भी 3 एटलस पूरी तरह से अक्षुण्ण बना रहा। एक एक करके सिद्धांत धराशायी होने लगे। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि यह खोखला हो सकता है। इस विचार को इसकी परावर्तित चमक में सूक्ष्म उतार चढ़ाव से बल मिला। यदि यह सच है तो इसका अर्थ होगा कि हम एक ठोस चट्टान नहीं बल्कि एक खोल देख रहे हैं जो संभवतः धात्विक है और अंतरिक्ष में तैर रहा है। स्पेक्ट्रल विश्लेषण द्वारा मापी गई इसकी निकल और लौह सामग्री हमारे सौरमंडल के किसी भी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह की तुलना में काफी अधिक थी। साइनाइड यौगिकों के अंशों के साथ, जो अंतरतारकीय धूल में भी दुर्लभ हैं, यह संरचना प्राकृतिक निर्माण से कहीं अधिक जटिल होने का संकेत देती है। जैसे ही ये परिणाम सामने आए, वैज्ञानिक समुदाय में बहस छिड़ गई। क्या यह एटलस कृत्रिम हो सकता है या यह भौतिकी द्वारा निर्मित अंतरतारकीय वस्तुओं की एक पूरी तरह से नई श्रेणी थी जिसकी अभी तक हमने खोज नहीं की है। बढ़ती अराजकता को समझने के लिए हार्वर्ड के खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लोबे और उनकी शोध टीम ने एक अभूतपूर्व अवधारणा पेश की। उन्होंने ऑयपी स्केल या बाह्य अंतरिक्षीय संभावना वस्तु का सिद्धांत विकसित किया, जो क्षुद्र ग्रहों के खतरे का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टोरिनो स्केल से प्रेरित है। यह रैंकिंग प्रणाली अज्ञात विसंगतियों की संख्या और गंभीरता के आधार पर अंतरतारकीय आगंतुकों को स्तर 0 से स्तर 10 तक वर्गीकृत करती है। लेवल 0 पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं जैसे कि 2 आइबोरिस से मेल खाता है, जबकि लेवल 10 वैश्विक परिणामों के साथ पुष्ट अलौकिक प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करेगा। लो ने 3 नेत्र एटलस को चौथे स्तर पर रखा और इसे कई लगातार विसंगतियों वाली वस्तु बताया,
जिसका व्यापक विश्लेषण करने के बाद भी कोई संतोषजनक प्राकृतिक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया। लो के मॉडल के अनुसार यह संभावित तकनीकी संकेतों के दायरे में आता है। दूसरे शब्दों में 40% संभावना है कि इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक न हो। इस आंकड़े ने वैज्ञानिक समुदाय और सोशल मीडिया दोनों में सनसनी मचा दी, जहां अधिकांश खगोलविदों ने इसे अटकलबाजी बताकर खारिज कर दिया। वहीं ओमुआमुआ नामक एक अन्य रहस्यमय अंतरिक्षीय पिंड के बारे में लोए की पिछली भविष्यवाणियों को अचानक नई विश्वसनीयता मिल गई। यदि 3 एटलस वास्तव में आंकड़ों के अनुसार व्यवहार करता है, तो हम अपनी आकाशगंगा के बाहर से आने वाले दूसरे पुष्ट अंतरिक्ष यात्री को देख रहे होंगे, और संभवतः यह पहला ऐसा अंतरिक्ष यात्री होगा जिसे बनाया गया है, न कि जन्म से। जैसे ही लोगों की दिलचस्पी चरम पर पहुंची, 3 एटलस गायब हो गया। नष्ट नहीं हुआ, बल्कि छिप गया। जैसे ही यह सूर्य के साथ युति में आया, पृथ्वी के दृष्टिकोण से यह वस्तु सूर्य के साथ बिल्कुल संरेखित हो गई, जिससे यह कई हफ्तों तक दूरबीनों से अदृश्य हो गया। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड ने आधुनिक खगोल विज्ञान के सबसे रहस्यमय प्रदर्शन पर पर्दा डाल दिया हो। इस दौरान वेधशालाएं शांत रहीं, इसके पुनः प्रकट होने की प्रतीक्षा करती रहीं। नासा की फंडिंग में देरी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के डेटा प्रतिबंध ने जनता को अटकलों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। इस बीच सिमुलेशन से पता चला है कि सूर्य के पीछे से निकलने के बाद 3i एटलस सीधे बृहस्पति के कक्षीय पथ की ओर बढ़ेगा। यह एक विचित्र संयोग है जिसने खगोलविदों को उत्साहित और चिंतित दोनों कर दिया है। अनुमानित प्रक्षेप पथ से कोई टक्कर नहीं होगी, लेकिन यह वस्तु को कई जांच यानों के बेहद करीब ले आएगा, जिनमें ESA का JUIC मिशन और नासा का यूरोपा क्लिपर शामिल हैं, जो दोनों ही इसकी आयन पूंछ से गुजर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हम अंततः इसके रहस्यमय पदार्थ के सीधे नमूने एकत्र कर सकते हैं या कुछ और भी विचित्र खोज सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस चरण के दौरान विपरीत सहसंबंधित जेट फिर से सक्रिय हो सकता है, जिससे ऐसे विद्युत चुंबकीय संकेत उत्पन्न होंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। अन्य लोग इसके विपरीत आशंका जताते हैं। एक बार सूर्य के पीछे पहुंचने पर 3e एटलस अपना मार्ग पूरी तरह बदल सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह केवल भौतिकी के सिद्धांतों को ही नहीं बदलेगा, बल्कि पृथ्वी से परे की बुद्धिमत्ता के बारे में हमारी मान्यताओं को भी पुनर्परिभाषित करेगा। लगभग 6 सप्ताह की चुप्पी के बाद वह क्षण आखिरकार आ गया, जिसका दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही 3i एटलस सूर्य के पीछे से निकला, पृथ्वी, चंद्रमा और उसकी कक्षा में मौजूद दर्जनों दूरबीनों ने महीनों पहले अनुमानित निर्देशांकों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। लेकिन उन्होंने जो देखा वह किसी की भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। अधिकांश धूमकेतुओं की तरह सूर्य के समीप आने के बाद फीके पड़ने के बजाय 3i एटलस कहीं अधिक चमकीला था। वास्तव में इसकी एल्बिडो यानी इसके द्वारा परावर्तित प्रकाश की मात्रा लगभग 400% बढ़ गई थी। इसकी आभासी चमक सभी अनुमानों से कहीं अधिक बढ़ गई थी, जिसका अर्थ है कि यह किसी तरह अपनी सतह के क्षेत्रफल से कहीं अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रहा था। इंफ्रारेड रीडिंग से पता चला कि इसका तापमान बढ़ा नहीं था। सूर्य से दूर जाते हुए भी यह स्थिर रहा। इसके अंदर कुछ ऐसा था जो इसकी गर्मी को नियंत्रित कर रहा था। ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण पूरी तरह संतुलित चक्रों में कर रहा था। फिर आया सबसे अजीब हिस्सा। सूर्य की ओर निर्देशित विपरीत दिशा में जाने वाली जेट किरण अब गायब हो चुकी थी। उसके स्थान पर धुंधली पराबैंगनी विकिरण की एक पतली स्पंदित किरण थी, जो अंतरिक्ष की गहराई में अगल बगल फैली हुई थी, ब्रह्मांडीय धड़कन की तरह स्थिर और लयबद्ध। प्रेक्षकों को यह जानबूझकर और नियंत्रित प्रतीत हुई। दुनिया भर की वेधशालाओं ने हर स्पंदन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यह पैटर्न यादृच्छिक नहीं था। यह ठीक 247 सेकंड में दोहराया जाता था, मानो वस्तु ने कुछ प्रसारित करना शुरू कर दिया हो। कुछ ही दिनों में यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला और MIT के डेटा वैज्ञानिकों ने पराबैंगनी स्पंदनों को डिकोड करना शुरू कर दिया। शुरू में तो वे अर्थहीन लग रहे थे, विकिरण की एक पुनरावृत्ति जो 2 तीव्रताओं के बीच घटती बढ़ती रहती थी। लेकिन आवृत्ति संपीड़न एल्गोरिदम से छानने के बाद विश्लेषकों में से एक ने एक उल्लेखनीय पैटर्न देखा। ये स्पंदन अभाज्य संख्याओं के अनुरूप थे। सेटी अनुसंधान में अक्सर सार्वभौमिक हस्ताक्षर को एक बुद्धिमान सभ्यता द्वारा संचार स्थापित करने के सबसे सरल तरीके के रूप में सुझाया जाता है। पहले 2, फिर 3, फिर 5,
फिर 7, फिर 11। यह क्रम रीसेट होने से पहले घंटों तक चलता रहा। विकिरण में उतार चढ़ाव से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली अभाज्य अनुक्रम की संभावना खगोलीय रूप से बहुत कम, लगभग शून्य है। फिर भी 3 एटलस खगोलीय पिंड इसे सटीक रूप से उत्सर्जित कर रहे थे। इस खुलासे ने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को विभाजित कर दिया। नासा ने सावधानी बरतने की सलाह दी और इसे घूर्णीय गतिकी के कारण एक संयोगवश होने वाला परिवर्तन बताया। एलो और उनकी हार्वर्ड टीम इससे असहमत थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह अब कोई खगोलीय घटना नहीं रही, बल्कि एक संदेश था। जल्द ही जापान से लेकर चिली तक की छोटी वेधशालाओं ने स्वतंत्र रूप से आंकड़ों की पुष्टि की। 3I एटलस चाहे जो भी हो, वह मलबे या निष्क्रिय पिंड की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। वह एक प्रणाली, एक मशीन की तरह व्यवहार कर रहा था जो सौर अंतःक्रिया के जवाब में एक कोडित प्रोटोकॉल को निष्पादित कर रही थी, और उसने अभी अभी पुनः संचारित करना शुरू किया था। आगे की जांच के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 3I एटलस की ओर पुनः निर्देशित किया गया और इसके उपकरणों को हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए कैलिब्रेट किया गया। इसने जो कुछ भी कैप्चर किया, उससे हर वैज्ञानिक संस्थान में हलचल मच गई। वस्तु की परावर्तक सतह के नीचे वेब ने एक ज्यामितीय संरचना का पता लगाया, एक जाली जैसी संरचना जो इसकी पपड़ी के नीचे चल रही थी, जो इसकी घूर्णन धुरी के साथ संरेखित दोहराई जाने वाली षटकोणीय प्लेटों से बनी थी। यह यादृच्छिक नहीं था, खंडित नहीं था, प्राकृतिक नहीं था। प्राकृतिक नहीं, ये आता ही। प्रत्येक प्लेट का माप बिल्कुल एक समान था, जो गणितीय रूप से सटीक अंतरालों में प्रकाश को परावर्तित करता था। वेब के विश्लेषण से पता चला कि यह संरचना एक उच्च चालकता वाले निकल टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी थी, जिसकी परमाणु शुद्धता प्रकृति में पाई जाने वाली किसी भी वस्तु से कहीं अधिक थी। सरल शब्दों में कहें तो 3-2 एटलस न केवल असामान्य था, बल्कि इसे विशेष रूप से निर्मित किया गया था। इस खोज की पुष्टि JWST के NISPEC उपकरण से प्राप्त स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा द्वारा चुपचाप की गई, जिसने नियंत्रित ध्रुवीकरण परिवर्तनों को प्रकट किया, मानो वस्तु की बाहरी परत चकाचौंध को कम करने के लिए वास्तविक समय में स्वयं को समायोजित कर रही हो। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो छिपने, अनुकूलन करने और अंतरतारकीय यात्रा में जीवित रहने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर यह सचमुच एक कृत्रिम अंतरिक्ष यान था, तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को परेशान करने वाला सवाल सीधा सा था, पायलट कहाँ था? इसके पुनः प्रकट होने की रात कुछ अभूतपूर्व घटित हुआ। बिना किसी चेतावनी के लयबद्ध पराबैंगनी किरणें बंद हो गईं। पूरे 12 घंटों तक तीनों आंखों वाला एटलस पूरी तरह से अंधेरा और निष्क्रिय रहा। फिर ठीक 217 UTC पर वस्तु ने अपने वेग सदिश में अचानक एक मापने योग्य परिवर्तन किया। यह विकिरण या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से विक्षेपण नहीं था, यह पथ परिवर्तन था। इसका प्रक्षेप पथ 0.09 डिग्री से बदल गया। एक छोटा सा कोण, फिर भी इतना छोटा कोण जो कोई भी प्राकृतिक पिंड बाहरी प्रणोदन के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। इस क्रियाविधि ने इसे बृहस्पति की कक्षा से दूर और बाहरी सौर मंडल की ओर एक नए पथ पर स्थापित कर दिया, जिससे यह 14 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 की दर से त्वरित हुआ, जो किसी भी जात धूमकेतु के उत्सर्जन की क्षमता से कहीं अधिक है। वेधशालाओं ने पूर्वानुमानों की पुनर्गणना करने में जुट गईं। नया मार्ग इसे हमारे सौर मंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बीच की सीमा हेलोपॉज की ओर ले जाएगा, लेकिन यह मार्ग यादृच्छिक नहीं होगा। इसका निकास पथ लगभग पूरी तरह से इसके मूल आगमन पथ के निर्देशांकों से मेल खाता था, मानो यह घर लौट रहा हो और फिर एक बार फिर गहरे अंतरिक्ष में विलीन हो गया। 3 एटलस ने एक अंतिम पराबैंगनी किरण उत्सर्जित की। इस बार यह कोई अनुक्रम नहीं था, यह एक एकल निरंतर किरण थी जो ठीक 13 मिनट और 37 सेकंड तक चली, जो रिकॉर्ड करने, विश्लेषण करने और संग्रहित करने के लिए पर्याप्त थी। इसके स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसा था जिसने सब कुछ बदल दिया, एक धुंधला गूढ़ संकेत जो संरचित बाइनरी सूचना जैसा दिखता था। इतिहास में पहली बार एक अंतरतारकीय वस्तु ने न केवल हमारे सौर मंडल का दौरा किया, बल्कि उसने हमसे संवाद भी किया। कई दिनों तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने 3 एटलस से प्राप्त अंतिम पराबैंगनी तरंगदैर्ध्य का विश्लेषण किया। शुरुआत में यह ब्रह्मांडीय शोर के सागर में दबी हुई स्थिर यादृच्छिक उतार चढ़ाव जैसी प्रतीत हुई, लेकिन जब हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स की एक शोध टीम ने आवृत्ति हार्मोनिक्स को अलग करने के लिए रूपांतरणों का प्रयोग किया, तो
तो शोर ने आकार लेना शुरू कर दिया। यह यादृच्छिक नहीं था। किरण में एक संरचना थी, द्विधारी मॉड्यूलेशन का एक पैटर्न जो इतना सटीक था कि स्वाभाविक नहीं लग रहा था। यह क्रम हर 13 मिनट और 37 सेकंड में दोहराया जाता था, जो मूल स्पंदन की सटीक अवधि थी, मानो समय स्वयं संदेश में एनकोड किया गया हो। डेटा बाहर की ओर सूचना प्रसारित नहीं कर रहा था, यह उसे प्रतिबिंबित कर रहा था। एक दर्पण संकेत जो इसे देखने वाले उपकरणों के विद्युत चुंबकीय संकेत के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, 3 एटलस केवल संदेश भेज ही नहीं रहा था, बल्कि सुन भी रहा था। जब संदेश को दृश्य रूप से पुनर्निर्मित किया गया, तो स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसने पूरी प्रयोगशाला को शांत कर दिया। एक त्रिआयामी फ्रैक्टल संरचना, दोहराए जाने वाले षड्भुजों की परतें जो एक पूर्ण सर्पिल का निर्माण कर रही थीं, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा वस्तु की सतह के नीचे देखी गई आंतरिक जाली के समान थी। उस फ्रैक्टल के भीतर एक अंतर्निहित गणितीय अनुपात 1618 था। वो गीत पाई इससे डेट पर जो प्राकृतिक वृद्धि का स्वर्ण स्थिरांक है और नॉटिलस के खोल से लेकर सर्पिल आकाशगंगाओं तक हर जगह पाया जाता है। जीव विज्ञानियों को यह कोशिकीय प्रतिकृति का एक पैटर्न लगा, भौतिकविदों को यह गुरुत्वाकर्षण समरूपता का एक समीकरण लगा, कुछ लोगों को यह एक हस्ताक्षर जैसा लगा। ब्रह्मांड की अपनी लिखावट ज्यामिति में एनकोड की गई, अब तारों के पार से हमें वापस लिखी जा रही थी। सरकारों ने डेटा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन संकेत पहले ही सार्वजनिक हो चुका था। स्वतंत्र वेधशालाओं ने सत्यापित किया कि सौर पवन की कई आवृत्तियों में एक ही स्पंदन की मंद प्रतिध्वनियों का पता लगाया गया था, मानो संचरण स्वयं अंतरिक्ष में प्रतिध्वनित हुआ हो और हमारे हेलियोस्फीयर के ताने बाने पर अपनी छाप छोड़ी हो। जब भी वैज्ञानिकों ने डेटा को दोबारा चलाने की कोशिश की, संरचना में थोड़ा सा बदलाव आया, मानो वह विकसित हो रही हो, अनुकूलन कर रही हो, मानवीय हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया दे रही हो। एक शोधकर्ता ने इसका सबसे सटीक वर्णन किया। ऐसा लगता है जैसे उसे पता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। इसके तुरंत बाद एविबे ने अपने ओईपी पैमाने को फिर से अपडेट किया। पहली बार उन्होंने किसी वस्तु को स्तर 9 दिया, जो पुष्ट अलौकिक तकनीक से एक पायदान नीचे था। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, 3 एटलस ने नियंत्रित प्रणोदन, निर्देशित उत्सर्जन और अब सूचना समरूपता का प्रदर्शन किया है। इसके स्वाभाविक होने की संभावना नगण्य है। उनका निष्कर्ष सरल था, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण था। 3 एटलस शायद किसी एलियन की रचना नहीं थी, बल्कि एक संदेशवाहक थी, एक ऐसा माध्यम जो हमारी कल्पना से परे किसी भी सभ्यता से कहीं अधिक प्राचीन बुद्धि के संकेत प्रसारित कर रही थी। फिर 21 सितंबर की सुबह कुछ अजीब हुआ। 3 एटलस के लुप्त होते पथ पर नजर रख रहे सभी निगरानी स्टेशनों ने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि शोर में एक साथ तीव्र उछाल का पता लगाया। यह बिग बैंग की हल्की प्रतिध्वनि थी। इस संकेत का आवृत्ति अनुपात अंतिम स्पंदन के समान था। एक पल के लिए ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि ने प्रतिक्रिया दी और बस यूं ही गायब हो गई। वह वस्तु हेलोपोजस के पार गायब हो गई, केवल डेटा छोड़कर। एक ऐसा कोड जिसे अभी तक किसी ने नहीं समझा है, लेकिन हर वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि यह जानबूझकर किया गया था। 3 एटलस ने सिर्फ हमारे सौर मंडल का दौरा ही नहीं किया, इसने एक छाप छोड़ी है, एक सबूत कि ब्रह्मांड मौन नहीं है, बुद्धि सिर्फ हमारी नहीं है और तारे शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक जीवंत हैं। जैसा कि एक खगोल शास्त्री ने अपनी रिपोर्ट की अंतिम पंक्ति में लिखा, शायद हमें इसे कभी खोजना ही नहीं था, शायद इसने हमें खोज लिया। तो अगर इस कहानी ने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वास्तव में अंतरिक्ष में क्या है, तो नजरें मत फेरिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो अंतरिक्ष एजेंसियां आपको नहीं बताती। नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि जब 3i एटलस अपना अगला सिग्नल भेजेगा तो आप उसे सबसे पहले सुनने के लिए यहीं रहना चाहेंगे।